अब हम फोकस करेंगे ऑन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना। ये जो टर्मिनोलॉजी है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना, क्योंकि इसमें दो दो टर्म्स लिखने पड़ते हैं, तो जो नया एडिशन ऑफ हैरिसन है उसमें उसने क्या लिखा है एन एस टी ई, दैट इज नॉन एसटी एलिवेशन, तो हम पकड़ लिए। और एसीएस का मतलब क्या होता है, तो एसीएस होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो बेसिकली आपने बस यही याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग नॉन एसटी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना, दिस टर्म एनएसटीई, एनएसटी इज नॉन एसटी एलिवेशन, वहां तक तो हमने वैसे ही पकड़ लिया था। उसके बाद में एसीएस वर्ड एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम पकड़ना है। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम होता क्या है, तो एनीबडी हु कम्स टू माय हॉस्पिटल विद चेस्ट पेन, जिसको मैं लेवाइन साइन के बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहा था। लेवाइन साइन वाज दैट सिवियर ऑपरेसिव चेस्ट पेन विद रेडिएशन इनटू द आर्म्स, रेडिएशन इनटू द जॉ, दांत में रेडिएशन हो सकता है, जॉ में रेडिएशन हो सकता है, बाजू में रेडिएशन हो सकता है, बैक में रेडिएशन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक एरिया में रेडिएशन हो सकता है, दैट इज लेवाइन साइन। तो इन पेशेंट्स में 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंसिडर करने होते हैं। पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है एसटी एलिवेशन एमआई, दूसरा होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और तीसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना। तो ये टोटल मिला के 3 एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और इनके बीच में भी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपका मैसेज यही है कि एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम जब वर्ड पढ़े और एमसीक्यू में वो वर्ड लिख दे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, तो दोनों एक ही बात नहीं होती है। उसने एग्जाम में बड़ी स्मार्टनेस क्या दिखाई कि उसने एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम लिखने की जगह पे ना वर्ड डाल दिया एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। अब जल्दबाजी में एवरीबडी थॉट कि यार ये तो स्टैंडर्ड स्टेमाई नॉन एस्टिलेशन एमआई पूछ रहा है, जबकि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम पता कहाँ मिलता है, एक हेमोलिटिक अनीमिया में जो एफ्रो अमेरिकन में कॉमन होता है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। So guys, if he says acute chest syndrome, then you'll say sickle cell anemia. Sickle cell anemia में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं बड़े स्टिकी होते हैं, और क्योंकि आरबीसी स्टिकी होते हैं तो जितनी भी हार्ट की छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको परफोरेटर्स बोलते हैं, उनके जो ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं उन पे ये आरबीसीज एक दूसरे से स्टिक ऑन कर सकते हैं, और अगर स्टिक ऑन कर जाएंगे तो आगे माइक्रो इन्फॉक्शंस इन द हार्ट हो सकती हैं। जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें सिकलिंग क्राइसिस हो सकता है, उन पेशेंट्स में स्टिकी आरबीसीज की वजह से माइक्रो इन्फॉक्शंस इन द हार्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स को फ्यूचर में कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो इन्फॉक्शंस डेवलप हो रहे हैं हार्ट के टिश्यू में ड्यू टू छोटी ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट। तो अगर वो वर्ड लिखता है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम तो बोलना सिकल सेल अनीमिया, और अगर वो बोलता है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम तो ये 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। और एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम होता क्यों है, तो वो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, जो मैंने पहली एक ब्लड वेसल का डायग्राम बनाया था, मैंने उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक दिखाया था, वो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का फिशर या टियर है उसकी वजह से ये इन तीनों में से कोई भी डिजीज पेशेंट में डेवलप हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फिशर इज द ट्रिगरिंग इवेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ दीज 3 डिफरेंशियल, जिसमें 2 और 3 का ट्रीटमेंट सेम होता है, इसलिए इनको हमेशा स्लैश करके लिखा होता है। और ट्रीटमेंट क्यों क्या सेम रखा है, क्योंकि दोनों की ईसीजी फाइंडिंग सेम है, तो दोनों के पैथोजेनेसिस में सिर्फ थोड़ा 19-20 का फर्क है। वो डिफरेंस क्या है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस था पहले तो टर्मिनोलॉजीज क्लियर करना। आपको क्या यहाँ पर याद करना है, पहला एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के 3 डिफरेंशियल्स आपके माइंड में इस टाइम पे इम्प्रिंट हो जाने चाहिए। डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार पढ़ लिया तो छप जाना चाहिए। तो अगर आप ये रैपिड रिवीजन यूज कर रहे हो ना, तो प्लीज इसमें नोट्स के साथ में नोट्स में होली मत खेलना। आप एक ही बारी 1x पे सुनो, आप अगर 1.5 या 2 पे सुनोगे ना याद भी नहीं होगा और आप भूल जाओगे बाद में। स्पेंड टाइम ऑन दिस गाइस सो दैट यू कैन रिमेंबर द 3 डिफरेंशियल्स। अगर वो बोलता है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम तो बोलना कि सिकल सेल अनीमिया, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का टियर है, फिशर है। अब नॉन एस्टिलेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना के इलाज के लिए हम क्या क्या दवाइयाँ देते हैं, मतलब 2 और 3 के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। वी विल नाउ फोकस ऑन द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि जैसे मैंने एसटी एलिवेशन एमआई का ट्रीटमेंट आपको बताया था, वैसे ही अभी मैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना का ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इन पेशेंट्स में इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि हम हार्ट का जो इश्कीमिया है उसको मिनिमाइज कर पाएँ। तो निमोनिक बोलने से पहले मैं यहाँ पर इसको फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा। वो आपसे बोल सकता है कि व्हाट इज द एंटी इश्कीमिया ड्रग्स जो कि आप नॉन एस्टिलेशन एमआई के लिए यूज करोगे। तो टोटल मिला के 3 दवाइयाँ हैं जो कि एंटी इश्कीमिया रोल प्ले करती हैं। पहला है नाइट्रेट्स।
नाइट्रेट्स कैसे एंटी इस्कीमिया है कि ये भाई वेनोडाइलेटर होते हैं, आर्टेरियोडाइलेटर होते हैं, तो अगर ये कॉर्नरी आर्टरीज को डायलेट करेंगे और वेनोडाइलेटर भी है तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस भी कम करेंगे, तो अगर स्ट्रेस भी कम हो गया, कॉर्नरी आर्टरीज भी डायलेट करेंगी तो ज़्यादा ब्लड आगे जाएगा, और ज़्यादा ब्लड अगर कॉर्नरी आर्टरीज में जाएगा तो इस्कीमिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो नाइट्रेट्स में मेरा मतलब यहाँ पे हम नाइट्रोग्लिसरीन की बात कर रहे हैं, आईवी नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप की बात कर रहे हैं, जिससे हम इस पेशेंट में मायोकार्डियल इस्कीमिया कम कर पाएंगे। दूसरी जो दवाई है जो एंटी इस्कीमिया है वो है बीटा ब्लॉकर। जितने भी एसटी एलिवेशन एमआई के पेशेंट्स होते हैं उनमें तो मेटोप्रोलोल देते ही हैं, लेकिन अभी आपको मेटोप्रोलोल फिर से इवन इन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हार्ट रेट कम कर देगा। अगर आप हार्ट रेट कम कर दोगे तो फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाएगी ना। भाई जैसे इंडिया में कोई गाड़ी खरीदता तो ये पूछते ना कितना देती है, वैसे ही मतलब फ्यूल कंजम्पशन, वैसे ही यहाँ पर क्या है, मेटोप्रोलोल क्या कर रहा है, वो गाड़ी का जो फ्यूल का कंजम्पशन है कम कर देगा। अगर गाड़ी का पेट्रोल की खपत कम है तो मतलब इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई ना। आई रिपीट दैट अगेन, भाई जैसे मारुति कार हर कोई खरीदना चाहता है कि भाई मारुति के आप लग्जरी वेरिएंट भी लोग खरीदते हैं कि भाई वो फ्यूल कम खाती है। वैसे ही मेटोप्रोलोल क्या करता है, वो ये मैजिकल एजेंट है जो कि हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करके फ्यूल की कंजम्पशन, फ्यूल की खपत को कम कर देता है, तो इंजन की एफिशिएंसी, मतलब हार्ट इज अ इंजन, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तीसरी दवाई जो एंटी इस्कीमिया एजेंट है वो मॉर्फिन है। यस गाइस, मॉर्फिन को एनाल्जेसिक तो है ही है, लेकिन वो फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव से एंटी इस्कीमिया ड्रग्स पूछ रहा है नॉन एस्टिलेशन एमआई के लिए, तो नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर एंड मॉर्फिन एनबीएम आर यूज, क्योंकि मॉर्फिन क्या करता है, वेगोटोनिक एक्शन करता है। इस वेगोटोनिक एक्शन से ये भी हार्ट रेट को कम करता है। हार्ट रेट का मतलब फ्यूल की कंजम्पशन, फ्यूल की खपत हमने कम कर दी तो इंजन का एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया। एंटी इस्कीमिया ड्रग्स के सिवा हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी यूज करेंगे। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर वन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट फॉर नॉन एस्टिलेशन एमआई, क्योंकि इन पेशेंट्स में प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस होता है। इस पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो थे वो इवन हमें बताए थे इन एस्टिलेशन एमआई, तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें प्लेटलेट रिच अगर क्लॉट है तो आप वही तो ड्रग्स दे रहे हो। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेल यू टू एस्पेक्ट्स है यार। वन इज कि इसमें ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स तो देने ही देने। ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिए जाते हैं वो एस्पिरिन होती है। उसका 300 मिलीग्राम 325 मिलीग्राम का च्यूएबल टैबलेट जो है लोडिंग डोज के फॉर्मेट में देंगे, और साथ में टिकाग्रलर दिया जाएगा। टिकाग्रलर कैसे काम करता है, तो प्लेटलेट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है P2Y12। तो P2Y12 को अगर आप इनहिबिट कर दोगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन पे आप ब्रेक लगा दोगे, और प्लेटलेट एग्रीगेशन इज द ट्रिगर जो कि अल्टीमेटली क्लॉट को का प्रोपगेशन, क्लॉट का जो साइज है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करा रहा है। तो आप प्लेटलेट एग्रीगेशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्पिरिन कैसे काम करती है, तो एस्पिरिन तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू का जो प्रोडक्शन है, एस्पिरिन कैसे काम करती है, वो थ्रोम्बोक्सिन ए टू का जो प्रोडक्शन है उस पे ब्रेक्स लगा रही होती है। तो अगर थ्रोम्बोक्सिन ए टू विच इज अगेन अ प्लेटलेट एग्रीगेटर पे ब्रेक लगा दोगे तो क्लॉट प्रोपगेशन रुक जाएगी। तो दो दो दवाइयां हमने इसलिए यूज करी कि दोनों का एक्शन अलग अलग है, इसलिए हम बेटर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट को अचीव कर पाएंगे। और एस्पिरिन और टिकाग्रलर ये दवाइयां एस्टिलेशन एमआई में भी देते हैं और नॉन एस्टिलेशन एमआई में भी देते हैं। अगर आप नोट कर रहे हो तो बीच में जरा सी जगह छोड़ देना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट अभी ऐड करूंगा। अब मैं ऐड कर रहा हूँ इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। अब बिना नोट्स में देखे हुए मुझे इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का नाम बताओ जिनको फार्माकोलॉजी में एज ग्रुप 2B3A प्लेटलेट इनहिबिटर्स बताया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स के ऊपर P2Y12 के सिवा 2B3A भी होता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में मदद करते हैं। तो हम इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यूज कर रहे हैं, और इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग से हम इस प्लेटलेट रिच क्लॉट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कब दिए जाते हैं, तो दिस इज डन व्हेन द पर्सन इज बीइंग सब्जेक्टेड टू पीसीआई। और आज के डेट में जो पीसीआई का प्रोसीजर है, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन, वो हम एस्टिलेशन एमआई में भी करते हैं और नॉन एस्टिलेशन एमआई में भी करते हैं। तो ड्यूरिंग पीसीआई हम इनको इनमें से कोई भी एक एंटीप्लेटलेट ड्रग देंगे। वो कौन कौन से एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं जो आईवी दे सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कैनग्रेलर विच इज कजन ऑफ टिकाग्रेलर। टिकाग्रेलर ओरल है, और कैनग्रेलर जो है दैट विल बी इंट्रावेनस। वरना एक और दवाई है जिसका नाम है एप्टीफेबाटाइड, और तीसरी का नाम है टिरोफेबैन। तो आपको ये तीनों इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के बारे में फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मालूम होना चाहिए। ऑब्वियसली हम सबको इस्तेमाल नहीं करेंगे, एनी वन ऑफ देम वुड बी यूज्ड ड्यूरिंग परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। तो ये वाली जो दवाई है जो मैंने फिलहाल अभी मेंशन करी है, ये एस्टिलेशन एमआई के डिस्कशन में बात नहीं हुई थी इस दवाई की।
इस दवाई का जो मेन रोल है दैट इज फॉर नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई एंड अनस्टेबल एंजाइना। दिस इज वन ऑफ द मेन ड्रग्स जो कि प्लेटलेट रिच क्लॉट को हैंडल करने में हमारे को मदद करेगी। तो नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना में हम एंटी इस्कीमिया ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को यूज करते हैं, और उसके साथ में हम यूज करते हैं एंटीकोगुलेशन। एंटीकोगुलेशन अगेन कॉमन है कि हम क्या यूज करेंगे, तो हम हेपरिन यूज कर लेंगे। तो या तो हम प्लेन हेपरिन यूज करेंगे दैट इज अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, लेकिन उसको फिर आईवी देना पड़ता है और बार बार देना पड़ता है। जबकि एक दवाई जो हमारे पास में सबक्यूटेनियसली देने में हम सक्षम है और ये वंस अ डे मॉलिक्यूल है, वो है इनॉक्सापैरिन। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दैट इज इनॉक्सापैरिन को क्लॉट प्रोपोगेशन को रोकने के लिए फ्यूचर, क्योंकि पेशेंट बेड रिडन है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के रिस्क को भी मिनिमाइज करने के लिए हम हेपरिन को यूज करते हैं। इस पे मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी यही होती है कि सर ये तो ठीक है फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि आपने एंटीकोएगुलेशन के पर्सपेक्टिव से बताया, आपने एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बताए और एंटी इस्कीमिया बताया, लेकिन इसमें से बड़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि एसटी एलिवेशन एमआई में भी हो रही थी। तो हम एग्जाम के लिए कैसे याद करें कि क्या एसटी एलिवेशन एमआई में करना है और क्या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में करना है। तो दैट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आप किस तरीके से इन ड्रग्स को याद कर सकते हो ताकि आप बेटर तरीके से एमसीक्यूज को आंसर कर पाओ। तो आपने याद यहाँ पे यही करना है कि देखो मोन तो कॉमन ट्रीटमेंट है जो कि किसी भी एमआई के पेशेंट को दिया जाता है। मोन के साथ में हम बेस्ट यूज करते हैं। बेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर, इनॉक्सापैरिन, स्टैटिन्स यूज करते हैं, और टी से मेरा मतलब टिकाग्रेलर है यहाँ पे, थ्रोम्बोलाइसिस नहीं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा पीसीआई, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। मार्क माय वर्ड्स, मैंने प्राइमरी पीसीआई वर्ड नहीं यूज किया। प्राइमरी पीसीआई जो टर्मिनोलॉजी है वो एसटी एलिवेशन एमआई के लिए यूज होती है। अभी हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की बात कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर मैंने ड्रग्स की बात करी दैट इज ग्रुप 2B3A प्लेटलेट इनिबिटर्स which are useful for management of non-ST elevation acute coronary syndrome। अगर आप इसको कंपेयर करते हो एस टी एलिवेशन एम आई के मैनेजमेंट में तो कंपैरिजन देख लेते हैं। वहाँ पे मैंने मोन बताया था, मोन में मैंने बेस्ट बताया था, और बेस्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि टिकाग्रेलर तो दोनों में कॉमन है, एंटीप्लेटलेट ड्रग तो दोनों में कॉमन है, लेकिन थ्रोम्बोलाइसिस जो होता है वो थ्रोम्बोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ एस टी एलिवेशन एम आई में किया जाता है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कैथ लैब की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो। यहाँ पर पीसीआई की जगह पे वर्ड आ जाएगा प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन, जिसे 90 मिनट में करना होता है, और यहाँ पे देर इज नो रोल ऑफ द इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप देखें तो दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज क्या क्या है, मून सभी में देना है भाई। कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आएगा, सेंट्रल चेस्ट पेन के साथ में, तो मून तो मुझे उसको देना ही देना है। बेस्ट का भी कॉमन ट्रीटमेंट है, बी से बीटा ब्लॉकर, ई से इनॉक्सापैरिन, एस से हाई हाई इंटेंसिटी स्टैटिन, टी से टिकाग्रेलर, क्योंकि डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी दोनों में देते हैं, एसटी एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में। लेकिन कुछ वर्ड्स का फर्क है ना, वो वर्ड्स का फर्क आपने सिर्फ पकड़ना है कि प्राइमरी पीसीआई लिखा हुआ तो स्टेमाई बोल देना। ऑन द अदर हैंड नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में जो पीसीआई है उसको बोलता है कि उसको 2 घंटे के अंदर करना होता है। इस पॉइंट को प्लीज याद रखना, विद इन 2 आवर्स आइडियली हाई रिस्क पेशेंट में करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे मैंने प्राइमरी पीसीआई बताया था उसमें मैंने जो लिमिट बोली थी वो 90 मिनट्स की बोली थी। तो ये थोड़ा सा एक फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो मेन कॉन्सेप्ट है यार, वो मैंने समझाया था कि नॉन एस्टिल्यूशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना जो है वो, उसमें इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का रोल है जो यहाँ पर मेंशन करे गए थे। वो दवाइयों का नाम क्या क्या था, तो 3 थे। कैनग्रेलर था, कैनग्रेलर के सिवा था एप्टीफेबाटाइड और टेरिफेबैन। और इनफैक्ट जस्ट आपका इंटरेस्ट रखने के लिए ना, मैं एप्टीफेबाटाइड, आप मुझे बताओगे इसको इसको बनाते कहाँ से। जो एप्टीफेबाटाइड दवाई है ना, इंटेग्रलिन करके जो ब्रांड होता है, तो एप्टीफेबाटाइड इज एंटीप्लेटलेट ड्रग। इसको बनाते कहाँ से, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, जो अभी बोलूंगा उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसको बेसिकली रैटल स्नेक के वेनम से बना रहे होते हैं। एप्टीफेबाटाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम रैटल स्नेक। तो ये दैट्स जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन, आई मीन नथिंग ग्रेट फ्रॉम एन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, बट दैट्स जस्ट टू टेल यू कि भाई ये जो दवाई है जो रैटल स्नेक से हमने डिराइव करी है, रैटल स्नेक वेनम से, दैट इज एप्टीफेबाटाइड। वो बेसिकली ग्रुप 2B3A प्लेटलेट इनहिबिटर है, और इसको हम ड्यूरिंग परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन नॉन एस्टिलेशन एमआई वाले पेशेंट को देते हैं ताकि इस प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। एक बारी मैंने दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंसेस बताए हैं, मैं डिफरेंसेस फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। पीसीआई की जगह पे लिखा होगा प्राइमरी पीसीआई, ड्यूरेशंस में भी फर्क हो गया,
थ्रोम्बोलाइसिस सिर्फ एसटी एलिवेशन एमआई में करते हैं क्योंकि वो फाइब्रिन रिच क्लॉट होता है, और इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे कि एप्टीफेबटाइड सिर्फ और सिर्फ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में देते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये स्लाइड की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो थोड़ा ओरिएंटेशन आपका रिलेटिवली बेटर हो जाएगा। स्टेमाई के केस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आंसर है वो डिपेंड करेगा, और वो खुद ही आपको मेंशन करेगा कैथ लैब इक्विप्ड हॉस्पिटल, वो खुद ही लिखेगा पीसीआई केपेबल हॉस्पिटल, कैथ लैब फैसिलिटी नॉट अवेलेबल टाइप के वर्ड्स लिखे हुए होंगे। अगर लिखा हुआ होगा तो हम बोलेंगे प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन एज एक्सप्लेन्ड। अगर नहीं है तो नॉट एन इशू, हम थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस स्लैश फिब्रिनोलाइसिस एक ही बात होती है। क्या दवाई इस्तेमाल करी जाएगी? तो थ्रोम्बोलाइसिस के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं, आप मुझे बताओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस क्या होगा? मीनवाइल आई एम राइटिंग द ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइसिस में क्या क्या दवाइयाँ यूज़ करते हैं? तो एल्टाप्लेस यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस तो है ही है, वो तो सबसे पुरानी दवाई है, वो फार्माकोलॉजी टेस्ट कर सकता है आपकी। तो एल्टाप्लेस, टेनेक्टेप्लेस, रीटेप्लेस। अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ फार्माकोलॉजी से थोड़ा इनको ब्रश अप करिए। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मैं आपको करवा रहा हूँ, और इन सारी दवाइयों को जो इस टाइम पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए। और वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई होना चाहिए, सिंपल वन लाइन में आना चाहिए कि फिब्रिनोलाइटिक दवाई काम कैसे करती है। यस गाइस, गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑप्शनल इफ यू वांट टू नोट डाउन द फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, अदरवाइज आपको अगर फार्मा से आता है कूल, नहीं आता तो प्लीज आपको सिंगल लाइन में आना चाहिए। और दवाई कैसे असर करती है? तो ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं ये प्लाज्मिन बनाती हैं। ये जो दवाइयाँ मैंने लिखी, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टाप्लेस, टेनेक्टाप्लेस, रीटाप्लेस, ये कैसे काम करती हैं? ये प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाती हैं, और प्लाज्मिन क्या करता है कि क्लॉट को तोड़ देता है। इस मेडिसिन को हम क्लॉट बस्टर मेडिकेशन बोलते हैं। क्लॉट बस्टर इसलिए बोलते हैं कि वो फाइब्रिन इनसॉल्युबल को फाइब्रिन सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। तो देयरफॉर कंसेप्ट वाइज आई कैन से ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड मैंने समराइज करके बताया है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपको मेनली एक तो मून बेस्ट याद करना है, मतलब मून तो पता ही था, बेस्ट में वो ड्रग्स आ गए, पीसीआई वर्सेस प्राइमरी पीसीआई, ड्यूरेशंस वाली बात आ गई, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स वाली बात आ गई, एंड देन मोर इंपॉर्टेंटली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच वन ऑफ दीज ड्रग्स। प्लस आपने देखा कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोनों में यूज करते हैं। बताओगे मुझे हेपरिन कैसे काम करता है? मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लास है, आप इरिटेट नहीं हो इस बात से कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपको सर ये वर्ड्स आने चाहिए कि जैसे ही वो दवाई पूछेगा ना कि भाई कौन सी दवाई कैसे असर करती है, आपके माइंड में ना आपको सोचना ना पड़े। होता क्या है एग्जाम में कि हम लंबे लंबे जो वो ऑप्शंस होते हैं ना, तो वहां पे हमारा माइंड पजल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ये खुद के लिए आसान कर रखा है ना, अगर ये स्लाइड आप समझ रहे हो दैट मीन्स आपको फार्माकोलॉजी आती है, वरना मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप मजाक कर रहे हो अपने साथ में। अगर ये वाली जो ड्रग्स है ना, इनके ईच वन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, दैट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। बट इफ यू आर हैविंग थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत, माय सजेशन वुड बी कि इसको तो सुन लो पूरा, उसके बाद में जाके ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रॉक सॉलिड बना लेना। दवाइयाँ सर आपकी रॉक सॉलिड होनी चाहिए, वेदर यू लाइक फार्माकोलॉजी, whether you don't like pharmacology, it really does not matter. Drugs have to be really good. I mean, that is one basic thing that I think is very mandatory for any exam, whether it be NEET PG, whether it be FMG exam. Your drugs component has to be super good. नेक्स्ट अब हम फोकस करेंगे किस तरीके से एग्जाम में हमें इन अबाउट अंडर 1 मिनट ये वर्कआउट करना होता है कि ये पेशेंट एस्टिलेशन एमआई का है, नॉन एस्टिलेशन एमआई का है, या अनस्टेबल एंजाइना का है। दो उनके ट्रीटमेंट्स तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो बहुत आसान है। देखो एस्टिलेशन एमआई है तो एस्टिलेशन तो होगा ही होगा, और अगर नॉन एस्टिलेशन एमआई है तो वहाँ एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन होगा। टी डब्ल्यू आई से मेरा मतलब टी वेव इन्वर्जन है। अगर वो एमआई है तो उसमें बायोमार्कर हमेशा राइज होगा, और राइज करके फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे फॉल भी कर जाएगी। वो मैंने बताई था, वन वैल्यू अब 99 सेंटाइल, मतलब डबलिंग ट्रिपलिंग होनी चाहिए। अगर वो नॉन एस्टिलेशन एमआई है उसमें भी राइज होगा। अब एस्पेक्ट आता है अनस्टेबल एंजाइना का, तो अब ऐसे याद करो कि अनस्टेबल एंजाइना इज यंगर ब्रदर ऑफ नॉन एस्टिलेशन एमआई। इसमें भी ईसीजी फाइंडिंग सेम होती है, एसटी डिप्रेशन होता है और टी वेव इन्वर्जन होता है। लेकिन क्योंकि इस कंडीशन में अल्ट्रा छोटी ब्लड वेसल्स, इस बारी जो मैं अनस्टेबल एंजाइना बता रहा हूँ उसमें हार्ट की जो बड़ी ब्लड वेसल है दैट इज लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या फिर जो मेन वेसल्स हैं उनमें से क्लॉट टूट के छोटी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ऑक्लूड हो रही होती है जिनका नाम परफोरेटर्स होता है। और क्योंकि बहुत छोटी ब्लड वेसल्स ऑक्लूड हो रही होती है तो सिम्टम्स तो आ रहे होते हैं, पर बायोमार्कर का राइज यहाँ नहीं मिलता, बायोमार्कर की वैल्यू यूजुअली नॉर्मल मिलती है। तो क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना में, उसको अनस्टेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना होता है उसमें तो कॉर्नरी आर्टरी में वैसे ही ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। भाई अगर कोई आदमी तेज चल रहा है और छाती में दर्द हो रहा है, वो तो है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का पेशेंट।
जैसे वो बोलता है कि एक आदमी रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसने सूटकेस अपना उठाया हुआ था क्योंकि कुली नहीं था। तो जब वो चढ़ रहा था तो उसे 10 सीढ़ियाँ चढ़ा, छाती में दर्द हुआ, रुक गया। 5 मिनट रुका, छाती का दर्द ठीक हो गया, फिर 10 सीढ़ियाँ चढ़ा, फिर छाती में दर्द हुआ। तो जहाँ पे उसको एक्सरसाइज़ करने पे चेस्ट में पेन होता है, वो तो है अनस्टेबल, उसको बोलते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जहाँ पे एक्सरसाइज़ करने पे चेस्ट पेन हो रहा है। लेकिन अगर चेयर पे बैठे-बैठे भी चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आ रहा है और बायोमार्कर नॉर्मल आ रहे हैं, तो वो अनस्टेबल एंजाइना है। वो अनस्टेबल इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पेशेंट में ईसीजी में तो चेंजेस आ रहे हैं इवन एट रेस्ट इन अ पेशेंट। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, व्हाट यू शुड बी नोइंग एज डॉक्टर्स इज कि अगर वो टेक्निकल टर्म यूज करता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना इज द कंडीशन इन विच देयर आर ब्लॉकेजेस इन द कॉर्नरी आर्टरी। यहाँ पे एथ्रोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हो जाती है। जो मैंने कॉर्नरी आर्टरी स्टार्टिंग में बना के दिखाई थी, उसी का डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ कि उसमें नीचे तो फैट वाला लेयर है, तो फैट वाले लेयर की वजह से वो फाइव यहाँ पे ये इसको बोलते हैं लिपिड कोर। लिपिड कोर के ऊपर यहाँ पर फाइबरस कैप बन गई और फिर ये जो फाइबरस कैप है ये इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई और ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है वो छोटा हो गया। मैंने यहाँ पे कोई क्लॉट नहीं दिखाया है, आप देख रहे हैं ये कोई क्लॉट नहीं है, ये तो सिर्फ फाइबरस जो कैप थी वो इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड वेसल का ल्यूमेन है, वो ब्लड वेसल के ल्यूमेन की नैरोइंग शुरू हो गई है। तो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हमेशा जो चेस्ट पेन होता है, वो चेस्ट पेन हमेशा एक्सरसाइज पे होता है। जब ये पेशेंट रेस्ट पे होते हैं तो इनका पेन नहीं होता है, या अगर ये रेस्ट करेंगे तो पेन ठीक हो जाता है। इन पेशेंट में अगर ट्रेडमिल टेस्ट किया जाएगा तो ट्रेडमिल टेस्ट पे ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, पर जब ये पेशेंट रेस्ट करेंगे, जैसे ट्रेडमिल से ये पेशेंट उतर गया तो ईसीजी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो बेसिकली क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि जब वो रेस्ट पे है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले जो तीनों पेशेंट्स हैं जिनको मैंने पर्पल कलर से मेंशन किया है, इन तीनों के तीनों पेशेंट्स में कॉमन थिंग क्या होगी कि चेस्ट पेन जो है वो रेस्ट पे प्रेजेंट होगी। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस याद रखना कि चेस्ट पेन एट रेस्ट के 3 डिफरेंशियल्स हैं, स्टेमाई, नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना, और उसी के लिए मैंने टेक्निकल टर्म बोला था एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम तो सिकल सेल एनीमिया में था, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में चेस्ट पेन एट रेस्ट है। देयर आर 3 डिफरेंशियल्स व्हिच आई टोल्ड यू हाउ वुड यू डिफरेंशिएट। फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत इजी टू डिफरेंशिएट है क्योंकि एसटी एलिवेशन वर्सेस एसटी डिप्रेशन बायोमार्कर का राइज होना है। अनस्टेबल एंजाइना के लिए सिर्फ इतना याद करना है, इसमें बायोमार्कर्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अनस्टेबल एंजाइना में अनस्टेबल क्यों बोलते हैं कि वो चेस्ट पेन रेस्ट पे प्रेजेंट है, लेकिन क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पे सिर्फ एक्सरसाइज करने पे आती है और नॉर्मलाइज हो जाती है। जब ये पेशेंट यहाँ रेस्ट करेगा ना क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वाला, तो ईसीजी नॉर्मलाइज हो जाएगी, चेस्ट पेन उसकी गायब हो जाएगी, तभी उसको स्टेबल एंजाइना बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंट रिलेटिवली ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड होगा। दो ट्रीटमेंट वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का। फिलहाल मेरा जो फोकस था दैट वाज टू टेल यू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट फॉर स्टेमाई and then treatment for this spectrum which is currently referred in the book as non-ST elevation ACS. ST elevation MI is one chapter, non-ST elevation MI ACS is the second chapter which I have tried to explain to you, and majority of questions जो पूछे गए हुए हैं चेस्ट पेन से रिलेटेड, चेस्ट पेन एट रेस्ट से रिलेटेड, वो मेनली इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक्स पे जो डिफरेंसेस मैंने बोले और जो थेरापेटिक्स वाले हैं उनके ऊपर रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये दोनों वाले एस्पेक्ट कर लेते हैं तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड एज फार एज द टॉपिक ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज कंसर्न्ड।